Start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड लेक्चर ये जो वो आफ्टर टाइफाइड इज मलेरिया, दिस इज अनदर वेरी कॉमन डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज दिस डिजीज इज एंडेमिक इन पाकिस्तान। जब भी फीवर का डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जिस तरह लास्ट में मैंने बताया था आपको, टाइफाइड कंसिडर करेंगे तो मलेरिया को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन आर रीजन दिस बलोचिस्तान। मलेरिया इज वेरी कॉमन, वी हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स ऑफ मलेरिया। जब मलेरिया सीजन होता है, कोयटा रीजन में भी है, कोयटा के सराउंडिंग्स में जैसे सिद्दी, अबरान, फुजदार और ये रेजिस्टेंट किस्म का मलेरिया होता है। और इसका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये फैल्सीपैरम मलेरिया, वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि फैल्सीपैरम क्या है, विच इज़ एक्चुअली अ सीवियर एंड मोर सीवियर मलेरिया विद पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस। So let's start. What is malaria? Malaria is a life-threatening disease which is transmitted through an Anopheles mosquito, female Anopheles, not male. कम से कम किसी जगह पे तो female are more dangerous. The reason being कि जब ये मील लिखता है तो सिर्फ female Anopheles में वो spikes या वो होती हैं जिससे वो blood suck करती है। 3.3 billion people, sorry, half of the world's population is at risk of malaria. Very common disease. Malaria is caused by a single parasite called Plasmodium. So, and there are 4 different types of Plasmodium that infect human: falciparum, vivax, malaria, and malaria. So अब आपने देख लिया कि जैसे लास्ट टाइम टाइफाइड में रेजरवायर वाज ह्यूमन, लेकिन ह्यूमन ट्रांसमिशन होती थी। इसमें ह्यूमंस के अंदर ऑर्गेनिज्म जरूर होता है, लेकिन ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होती, एक्सेप्ट कि वर्टिकल ट्रांसमिशन है कि माँ से बच्चे को हो सकती है। इसकी ट्रांसमिशन के लिए वेक्टर चाहिए और वेक्टर इज मॉस्किटो, एनाफिलिन मॉस्किटो। तो दिस इज इम्पोर्टेंट. You should be knowing that Anopheles mosquito, Plasmodium, and these are the 4 types of Plasmodium which can lead to malaria. इनको ज़रूरी इसलिए है कि जो डिजीज़ ये करती हैं उसकी सेवेरिटी डिफरेंट होती है, वो थोड़ी डिस्कस लेंगे. लाइफ साइकिल इज इम्पोर्टेंट. इसमें एक सेक्सुअल साइकिल होता है जिसे हम स्पोरगमी कहते हैं, और एक एसेक्सुअल साइकिल होता है जिसे हम शेज़ोगमी कहते हैं. सेक्सुअल जो साइकिल होता है वो मॉस्किटो के अंदर होता है. मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स होते हैं. ये सेक्सुअल साइकिल के होते हैं. जब मॉस्किटो ह्यूमंस को काटता है तो मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं. इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल होता है जो कि ये सारा चल रहा है, और एंड में ये मीरोसाइट बनते हैं और ये मॉस्किटो के स्लाइवा में आता है, स्लिवरी ग्लैंड में. जब ये मॉस्किटो ह्यूमन को काटता है तो ये मीरोसाइट ट्रांसमिट हो जाते हैं ह्यूमंस में, और ह्यूमन में जाकर सारे ये लिवर में चले जाते हैं. लिवर में जाकर इसकी पहली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसे हम कहते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक शेज़ोगमी. वो 7 to 10 डेज लेती है और इसके अंदर स्पोरोजाइट बनते हैं. 10 दिन के बाद वो स्पोरोजाइट्स ब्लड के अंदर आ जाते हैं एंड दे अटैक रेड सेल्स. और इनका अगला साइकिल जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल होता है वो रेड सेल के अंदर होता है जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोसाइटिक शेज़ोगमी. सो दिस इज हेपेटिक प्री एरिथ्रोसाइटिक शेज़ोगमी, दिस इज एरिथ्रोसाइटिक शेज़ोगमी. ये जब ब्रेक होता है तो इसमें मीरोसाइट बनते हैं. ये मीरोसाइट डिजीज के जिम्मेदार होते हैं और ये हर एक 48 आवर 72 आवर्स के बाद साइकिल चलता रहता है. इनके साथ साथ मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स बनते हैं जो कि मॉस्किटो जब काटता है तो वो इस मॉस्किटो के अंदर चले जाते हैं और ये मॉस्किटो के अंदर साइकिल फिर कंप्लीट हो जाता है. सो वी हैव सेक्सुअल साइकिल व्हिच अकर्स इन द मॉस्किटो, and we have asexual reproduction cycle which occurs in the humans, जिसमें pre-erythrocytic शेज़ोगमी and
एरिथ्रोसिटिक शाइज़ोल्मी होती है। यहाँ पर हम अभी मैं जिक्र कर देता हूँ, वो इसकी इंपॉर्टेंस है। वाइवेक्स और ओवेल में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो लिवर के अंदर चुप करके बैठ जाते हैं, वो और बैठे रहते हैं काफ़ी साल, उनको हम कहते हैं हिप्नोजाइट्स। हिप्नोजाइट 1 साल 2 साल 3 साल बैठे रहते हैं और सडनली एक्टिव होकर डिजीज वो उनकी साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ये इसको हम कहते हैं रिलैप्स, को मैं एक्सप्लेन बाद में करूँगा। तो आपने याद रखना है सेक्सुअल साइकिल इन द मॉस्किटो, एसेक्सुअल साइकिल इन ह्यूमंस जिसके प्री एरिथ्रोसिटिक शाइज़ोल्मी एंड एरिथ्रोसिटिक शाइज़ोल्मी जो कि 2 साइकिल हैं, और वाइवेक्स और ओवेल में कभी कभी लिवर में कुछ सेल सो जाते हैं, डॉर्मेंट हो जाते हैं, जिनको हम हिप्नोजाइट्स कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। 22 मिलियन केसेस, 200,000 डेथ्स, मॉर्टेलिटी। हाँ, ये मैं उसको जिक्र कर रहा हूँ। हिप्नोजाइट्स एंड रिलैप्स। हिप्नोजाइट्स जैसे मैंने बताया कि ये वाइवेक्स और ओवेल में होते हैं। They'll stay in the liver for many years and this patient can have, ये एकदम किसी ज़माने में किसी टाइम पे ये एक्टिव हो जाते हैं and they started the asexual cycle। अब ये केस ये है कि इनके लिए मॉस्किटो की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सेल्स डॉर्मेंट पड़े थे, एकदम एक्टिव हो गए and these are the patients who have this malaria again and again। इसको हम रिलैप्स कहते हैं। कि आपने देखे होंगे पिछले 2-3 साल से बोर्ड में काम कर रहे हैं कि सर्दियों में भी हमें बंदे मलेरिया के मिल जाते हैं। इट इज अनएक्सप्लेनेबल के कोल्ड वेदर में यू डोंट हैव मॉस्किटोज बट स्टिल एंड दिस मलेरिया इज बिकॉज ऑफ दीज हिप्नोजाइट्स। तो ये आमतौर पर वाइवेक्स से ओवेल की तरफ से होते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन रिलैप्स एंड रिक्रूडेंस इज, रिलैप्स इज बिकॉज ऑफ हिप्नोजाइट्स एंड इट कैन अकर फ्रॉम आफ्टर मेनी मंथ्स एंड ईयर्स। रिक्रूडेंस जो होती है इसमें हिप्नोजाइट की जरूरत नहीं है, दिस इज रेजिस्टेंस हो जाती है टू द ड्रग्स एंड पेशेंट को आपने ट्रीट किया, आफ्टर 2 to 3 वीक्स पेशेंट अगेन हैव फीवर, तो उसको हम रिक्रूडेंस कहते हैं। रिलैप्स सिर्फ और सिर्फ वाइवेक्स या ओवेल में होता है। रिक्रूडेंस कैन अकर इन एनी प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स, ओवेल और फैल्सिपारम में हो सकता है। डेथ्स 225 million। A child dies malaria every 30 seconds. Africa, endemic, hyperendemic in Africa, बहुत ज़्यादा मलेरिया है और resistant to normal। Hyperendemic and endemic areas. Africa is hyperendemic. Pakistan is endemic. I happen to serve in United Nations in this area. इधर मैंने 1 साल सर्व किया। This is a place called Sierra Leone। हम यूनाइटेड नेशन के साथ गए थे। दिस एरिया इज हाइपर एंडेमिक मलेरिया, a lot of malaria, and this malaria which is resistant to first line anti-malaria drugs, or lot of complications we see in this area just because this is hyper endemic। endemic areas में मेजॉरिटी लोगों में इम्यूनिटी डेवलप होती है and they are not at risk। हमारे जैसे एरियाज में जो रिस्क है वो प्रेग्नेंट लेडीज, यंग एंड ट्रेवलर्स, कोई यूरोप से आया हुआ है। स्पेशली इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कि हमारी फैमिलीज़ के, हमारे काफ़ी सारी फैमिलीज़ के लोग अब्रॉड सेटल्ड हैं और वो काफ़ी अच्छे बाद जब पाकिस्तान आते हैं तो उनमें इम्यूनिटी नहीं होती। दे आर वेरी प्रोन टू डेवलप मलेरिया और उसमें मलेरिया आमतौर पर कॉम्प्लिकेशन को लीड कर सकता है। दीज आर डिफरेंट प्लेसेस विच आर, मतलब जैसे कि ये कंबोडिया है, मुख्तलिफ एरिया जहाँ पर कॉमन है malaria। significant economic impact on countries with high levels of malaria transmission, mortality, morbidity, treatment, investigation, a lot of economic burden होता है। 40% public and drug expenditure, hospital admissions, out in clinic। So अगर मलेरिया को कंट्रोल कर लेंगे तो ये resources we can use for other मुल्क की तरक्की किसी और सेक्टर में इस्तेमाल हो सकते हैं। The most important presentation in malaria is fever। And this fever को हम कहते हैं intermittent high grade fever with rigors and chills। This is very very important। पैटर्न ये होता है कि पहले पेशेंट को सर्दी लगती है, फीवर होता है और उसके बाद स्वेटिंग होती है जब फीवर सेटल हो जाता है। These terms are very important। benign tertian,
benign quassion and malignant tertiary malignant. मैंने आपको बताया था कि tertiary मीन तीसरे दिन, क्वार्टर मीन चौथे दिन और tertiary मीन तीसरे दिन. benign और malignant को बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. जब इस तीसरे दिन और चौथे दिन का जो फैक्टर होता है ना, वो डिपेंड करता है एरिथ्रोसाइटिक साइज ऑफ जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेड सेल्स के अंदर हो रही होती है. जब स्पोरोजाइट्स रप्चर होते हैं, लिवर से निकलते हैं, दे आर रेड सेल को अटैक करते हैं. इन रेड सेल में एरिथ्रोसाइटिक शाज़नी होती है और मीरोजाइट निकलते हैं. अब वाइवेक्स ओवेल में और फैल्सीपेरम में ये साइकिल 48 आवर्स के बाद रिपीट होता है. 48 आवर्स के बाद वो मैच्योर हो जाते हैं, रेड सेल रप्चर होता है और मीरोजाइट रेड सेल के अंदर आते हैं. जो जैसे ही आते हैं पेशेंट स्टार्टेड हैविंग फीवर. फिर ये मीरोजाइट नए आरबीसी को इन्वेड करेंगे, वहाँ पर एरिथ्रोसाइटिक शाज़नी होगी और आफ्टर 48 आवर फिर ये रप्चर करेंगे और पेशेंट को फीवर होगा. तो इन लोगों को फीवर हर तीसरे दिन फीवर होता है. दैट इज व्हाई दिस फीवर इज इंटरमिटेंट. फीवर हुआ, फिर पेशेंट कुछ अर्से के लिए एफेब्राइल हो गया और देन फीवर हुआ, डिपेंडिंग अपॉन एरिथ्रोसाइटिक शाज़नी. इन benign plasmodium falciparum malaria, this occur after 72 hours. हर चौथे दिन फीवर होता है. So इस याद रखिए कि फैल्सीपेरम, वाइवेक्स एंड ओवेल में तीसरे दिन फीवर होगा और मलेरिया में चौथे दिन फीवर. लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि हम जब वार्ड में देखते हैं, कुछ लोगों में ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि हर तीसरे दिन फीवर हो रहा है. मेजॉरिटी पेशेंट ऐसे होते हैं कि इनको इंटरमिटेंट फीवर तो हो रहा होता है. सुबह फीवर हुआ, फिर वो 12 घंटे या 18 घंटे फीवर सेटल हो गया, उसके बाद फिर फीवर हो गया. ये अब उसके साथ एक्सप्लेन नहीं होता, वो तीसरे दिन तो नहीं हो रहा. उसकी रीज़न ये होती है, देयर आर डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ मीरोजाइट जिन्होंने मुख्तलिफ रेड सेल को, जिस स्पोरोजाइट ने रेड सेल्स के अंदर चले गए उसका साइकिल 48 आवर बाद कंप्लीट हुआ. लेकिन हो सकता है कुछ स्पोरोजाइट 10 घंटे बाद लिवर से रिलीज हो और उन्होंने रेड सेल्स को इन्वेड कर दिया. अब जो पहले 10 आवर्स बिफोर जो हुआ है उसकी शाज़नी जब कंप्लीट होगी आफ्टर 48 तो पेशेंट को फीवर हो जाएगा. अब 10 घंटे बाद या 12 घंटे बाद जो सेकंड पॉपुलेशन है जिसने आफ्टर 10 आवर्स या 12 आवर्स रेड सेल्स को इन्वेड किया, तो वो रप्चर होंगे तो फीवर होगा. तो ज़रूरी नहीं है कि फीवर का कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न हर तीसरे दिन हो. तो मलेरिया में बिकॉज डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ रेड सेल्स हार्बर दिस मीरोजाइट्स, स्पोरोजाइट्स फ्रॉम द लिवर और मीरोजाइट बन रहे होते हैं, तो इसलिए पेशेंट हैव इंटरमिटेंट हाई ग्रेड फीवर विद राइडर चिल्स बट नॉट कैरेक्टरिस्टिकली तीसरे दिन होता है. हर 24 आवर के बाद हो रहा हो, 12 घंटे के बाद हो रहा हो. तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि फीवर होता इंटरमिटेंट ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तीसरे या चौथे दिन हो. There are दूसरा that other important thing is malignant. ये benign है, benign means के problematic नहीं होते, लेकिन जो Plasmodium falciparum है, this is the most serious malaria करता है. ये सबसे सख्त ऑर्गेनिज्म है और इसकी मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. Because falciparum can lead to cerebral malaria. Cerebral malaria means कि patients ये falciparum ब्रेन की सोजिश कर देता है, इन्फ्लेमेशन कर देता है, ब्रेन के ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है, वहाँ पे जाकर नर्विंग करता है. पेशेंट कैन कंफ्यूज, डिसोरिएंटेड हो सकता है, अनकॉन्शियस कोमाटोज हो सकता है. सीवियर मलेरिया कर सकता है. सीवियर मलेरिया की जो सेवेरिटी का अंदाज़ा हम इस तरह करते हैं कि हम, जब मैं आगे आपको बताऊँगा इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं, कि हम स्लाइड लेते हैं और स्लाइड में देखते हैं कि कितने आरबीसीज के अंदर मलेरियल पैरासाइट मौजूद है. इफ़ मोर देन 5% ऑफ आरबीसी, आप एक स्लाइड ली और उस स्लाइड में से मोर देन 5% ऑफ रेड सेल्स आर इन्फेक्टेड विद मलेरियल पैरासाइट, दिस इज सीवियर मलेरिया. तो डिपेंडिंग अपॉन द रेड सेल जो इन्फेक्ट होते हैं उससे हम उसकी सीवियरिटी का अंदाजा करते हैं. ब्लैक वाटर फीवर होता यह है कि मलेरिया इज वन ऑफ द कॉज ऑफ अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया या जॉन्डिस, जिसे हम कहते हैं ना प्री हेपेटिक जॉन्डिस. जॉन्डिस को आप पढ़ेंगे कि आगे हम कि जॉन्डिस 3 किस्म का होता है. वन इज प्री हेपेटिक कि लिवर से पहले
जॉन्डिस का कॉज हो, लिवर के डैमेज की वजह से जॉन्डिस हो जिसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं, और लिवर के बाद की वजह से जॉन्डिस हो जिसका हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। जो प्री हेपेटिक जॉन्डिस, मलेरिया इज वन ऑफ द कॉज एंड द कॉज इज हेमोलिटिक एनीमिया, क्योंकि मलेरियल पैरासाइट स्पेशली फैल्सिपैरम ये रेड सेल्स के अंदर इन्वेड करता है तो रेड सेल्स को ब्रेक कर देता है, और जब रेड सेल ब्रेक होते हैं तो यू नो दैट आपको एनीमिया हो सकता है और अनकॉन्जुगेटेड, और अगर मैसिव हेमोलिसिस हो तो अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया होगा। और इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग मैं लेफ्टी में आगे डिस्कस भी करूंगा, लेकिन दीज पेशेंट कैन प्रेजेंट विद जॉन्डिस। तो जब हीमोग्लोबिन अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया होता है, जॉन्डिस हो सकता है, और साथ ही ये हीमोग्लोबिन जो ब्रेक होती है ये यूरिन के रास्ते निकलना शुरू हो जाती है जिसको हम हीमोग्लोबिन यूरिया कहते हैं, और जब हीमोग्लोबिन यूरिन के साथ निकले तो पेशेंट को आमतौर पे ब्लैक कलर्ड या हाई कलर्ड, डार्क कलर्ड यूरिन होता है जिसको हम ब्लैक फीवर कहते हैं। एल्जिन मलेरिया जो टर्म ये प्लाज्मोडियम मलेरिया में होता है। दिस पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट विद एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस एंड हाइपोटेंसिव शॉक, तो उसको हम एल्जिन मलेरिया कहते हैं। सेबरल मलेरिया cause is falciparum. Severe malaria, depending upon the percentage of RBCs which is affected by malarial parasite, black water fever, RBCs के रप्चर की वजह से hemoglobin यूरिया होता है। Why falciparum is more dangerous than Vivax and Avail and this malaria? Because Vivax Avail जो है ना, वो जो रेड सेल की फॉर्मेशन होती है ना, जैसे वो एरिथ्रोब्लास्ट है, नॉर्मोब्लास्ट है, रेटिकुलोसाइट है, उनकी मुख्तलिफ स्टेजेस पे अटैक करते हैं। लेकिन फैल्सिपैरम हर आरबीसी की जो वो बन रहा होता है उसकी जो भी स्टेज होती है उसको इन्वेड तो इसलिए फैल्सिपैरम ज़्यादा सीवियर हेमोलिसिस करती है। साइंस में पेशेंट कैन हैव एनीमिया, जॉन्डिस मैंने एक्सप्लेन किया बिकॉज ऑफ हेमोलिसिस, हेपेटोमेगाली, स्प्लेनोमेगाली। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। मलेरिया को आप याद रखेंगे कि once short case में what are the causes of splenomegaly malaria is one that hepatomegaly. Sometimes massive splenomegaly हो जाती है because of malaria, especially in endemic areas में जो patient बार बार मलेरिया को ऑर्गेनिज्म को एक्सपोज हो रहे होते हैं, they have hyperimmune हो जाते हैं और इसमें massive splenomegaly होती है जिसे हम tropical splenomegaly कहते हैं। Malaria can be diagnosed by microscopy and rapid diagnostic tests. More important is microscopic test. Blood smear लेते हैं और उसमें आप पैरासाइट्स को देखते हैं, ये रिंग्स बनते हैं, आप स्लाइड बनाएंगे जी अंदर स्क्रीन करते हैं उसको देखते हैं, और रेड सेल के अंदर अगर आपको रिंग नज़र आ जाए तो वो डायग्नोस्टिक होता है। रिंग के साइज होता है, इसको अगर आप रिपोर्ट देखते हो ना लिखा होता है बीटी रिंग सीन या एम्प्टी रिंग सीन। बीटी मीन्स बिनाइन टर्शियरी रिंग सीन, एम्प्टी मीन्स एम्प्टी रिंग सीन। वो साइज के हिसाब से होता है। बीटी रिंग जो होता है वो आरबीसी का 1/3 साइज होता है, एम्प्टी रिंग जो होता है वो 1/5 साइज होता है। तो उससे हम और सेवेरिटी को देखने के लिए हम देखते हैं कि कितने परसेंट ऑफ द आरबीसीज इन दैट स्लाइड आर अफेक्टेड। अगर मोर देन 5% है, जिस तरह मैंने बताया, हम कहते हैं दिस इज सीवियर मलेरिया। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्विक टेस्ट दैट यूज अ ड्रॉप ऑफ ब्लड फ्रॉम फीवर टू आइडेंटिफाई वेदर पैथोजन इन द पेशेंट। लेकिन ये इतनी ज़्यादा सेंसिटिव और स्पेसिफिक नहीं है। दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कि आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में आपको टाइफाइड में बताया था, सीरोलॉजिकल टेस्ट क्योंकि ये इम्यून रिस्पॉन्स है तो ये हमारे लिए 100% डायग्नोस्टिक नहीं होते। लेट्स सी कि एक पेशेंट ऐसा है कि जिसकी हमारा एंडेमिक एरिया है, वी आर एक्सपोज टू मलेरियल पैथोजन अगेन एंड अगेन, होता है हमारी एंटीबॉडीज हों, और दिस मे नॉट बी डिपिक्टिव ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन। सो ये हमें मतलब उस तरह हमारे लिए डायग्नोस्टिक नहीं है। यस, टू सी द इम्यून रिस्पॉन्स इन द कम्युनिटी, यस सीरोलॉजिकल टेस्ट कैन बी यूज्ड। पीसीआर, लेकिन इट इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, टाइम कंज्यूमिंग है। वी वांट द बेस्ट टेस्ट इज ब्लड टेस्ट। जस्ट स्लाइड में आप जाकर देख लें। ब्लड सीपी में these are not diagnostic but these are supportive tests. Blood CP में you can have anemia, you can have leukopenia, you can have thrombocytopenia. So these are especially in falciparum you can have severe anemia. Liver function test मैंने बताया था because it can lead to hemolysis, so patient have jaundice. इधर मैं आपको बता देता हूँ कि hemolytic anemia को दूसरे jaundice से differentiate करने के लिए important ये होता है कि bilirubin is raised। आप bilirubin को
टेस्ट कराएं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड, बिकॉज इट इज हेमोलिसिस। तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा होगा, कंजुगेटेड इतना ज़्यादा नहीं होगा, और ALT नॉर्मल होगा। ALT द टेस्ट विच इज मोर सेंसिटिव फॉर लिवर फंक्शन। लिवर इज नॉर्मल, लिवर की फंक्शनिंग भी नॉर्मल है, बट बिकॉज ऑफ हेमोलिसिस लिवर पे लोड ज़्यादा पड़ गया, तो अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होगा। रीनल फंक्शन टेस्ट दे कैन बी डिरेंज, स्पेशली इन falciparum. Ultrasound abdomen you can do and see there is hepatomegaly and splenomegaly. You डिटेल में आप पढ़ लेंगी what is anti-malaria drugs. These are anti-malaria drugs which are common. 3 दवाइयाँ आपने बार बार सुनी होंगी, one is chloroquine, quinine and artemisinin. Chloroquine was the first drug which यूज़ करते थे पहले किसी ज़माने में, लेकिन बिकॉज हमारा एरिया ऐसा है जहाँ पे क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस है, तो दैट इज वाई क्लोरोक्विन इज नॉट बीइंग यूज्ड नाउअडेज। आजकल क्विनिन यूज हो रही है ना फॉर क्लोरोक्विन फॉर दिस कोरोना वायरस कोविड-19 के लिए, इसलिए वो डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ देख रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज में क्विनिन नहीं है, क्लोरोक्विन नहीं है, हमारे पास क्लोरोक्विन रिजर्व में पड़ी हुई है, बिकॉज वी यूज टू यूज दिस ड्रग फॉर मलेरिया। नॉर्मली हम आजकल यूज नहीं कर रहे बिकॉज दिस एरिया इज क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट। जब क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट तो हमारे पास दूसरा मोडेलिटी क्विनिन थी, ये भी अब कॉमनली यूज ज़्यादा नहीं हो रही, द रीजन बीइंग इट्स साइड इफेक्ट्स, स्पेशली इट लीड टू प्रोलॉन्गेशन ऑफ QT इंटरवल एंड पेशेंट कैन हैव एरिथमियास, टॉक्सिसिटी पॉइंट इज। सो क्विनिन इज अ वेरी गुड ड्रग, क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस में यूज कर सकते हैं, ओरल इंजेक्टेबल होती है, लेकिन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल साइड इफेक्ट। आजकल जो दवाई हम कॉमनली यूज कर रहे हैं वो आर्टिमिसिन हैं, आर्टिमेथर, आर्टिसुनेट, इंजेक्टेबल ओरल, आटम के नाम से, आटम DS के नाम से हम यूज़ करते हैं। आर्टिसुनेट जो है वो इंजेक्टेबल भी अवेलेबल है। अब दीज ड्रग्स है, यस, टेट्रासाइक्लिन टॉक्सिन, टेट्रासाइक्लिन लुमेफेंट्रिन भी किसी ज़माने में यूज़ होती थी, बट इट इज आल्सो कैन लीड टू एरिथमियास। मेफ्लोकेन, लुमेफेंट्रिन, ये सारी क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म में यूज होती है। की मेथड टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन इज या मॉस्किटो नेट्स इस्तेमाल करें, मॉस्किटो रिपेलेंट इस्तेमाल करें, जब शाम के टाइम ड्रेस पहनते हैं तो फुल स्लीव पहने, दीज आर इम्पॉर्टेंट। यस, वैक्सीन इज अंडर प्रोडक्शन है, उस पर ट्रायल्स भी हो रहे हैं फॉर मलेरिया, लेकिन अभी तक वो मुकम्मल तौर पे अवेलेबल नहीं है मार्केट में और रिकमेंडेड भी नहीं है, अभी इसके ट्रायल्स हो रहे हैं। लेट्स होप इन नियर फ्यूचर वी हैव वैक्सीन फॉर मलेरिया। थैंक यू। बाकी चीज़ें आप साथ साथ थोड़ा बुक्स को खोलें और एंटी मलेरिया के साइड इफ़ेक्ट्स डोजेज आप अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। एंड मलेरिया एंड टाइफाइड, दीज आर द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ फीवर इन पाकिस्तान, एंड एवरी वन ऑफ यू should be knowing malaria and typhoid in your exam. This is the basic knowledge you should know. Thank you very much.